नमस्ते दोस्तों, हमारी इसकी पहली वाली क्लास के अंदर सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का टॉपिक चल रहा था और सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान हमने कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर ज्ञात कर लिया था और उसका भौतिकी महत्व मुझे बताना था। तो मैं सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिकी महत्व बताता हूँ और इस भौतिकी महत्व के बाद मैं एक नया टॉपिक चालू करूँगा। उस टॉपिक का नाम है सदिश क्षेत्र का कर्ण। उस टॉपिक को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम होगा सदिश फलन का कर्ण। तो हमारे सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है उसका महत्व हम ज्ञात करते हैं। तो क्या महत्व है देखिएगा। हमारा वो तीसरा पाठ चल रहा था, उसका नाम था भौतिकी महत्व। फिजिकल मीनिंग क्या है डाइवर्जेंस का वो आपको बता रहा हूं। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य प्राप्त होता है। जो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का मान है हमें धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे धनात्मक का प्राप्त होगा, ऋणात्मक का प्राप्त होगा और शून्य का प्राप्त होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सदिश क्षेत्र हमेशा सदिश राशियां ही व्यक्त करेगी और सदिश राशियां मैंने आपको बताई थी विद्युत, चुंबकीय, वेग, त्वरण, स्थिति, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। ये सभी सदिश क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात करें या विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस की बात करें तो देखिएगा हम बता रहे हैं, एक पढ़ लेते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र की अल्पांश आयतन में विद्युत क्षेत्र के अल्पांश आयतन में धनावेश उपस्थित हो तो इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं हो तो इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। यदि विद्युत क्षेत्र के अल्पांश आयतन में धनावेश उपस्थित है तो इस स्थिति में उस क्षेत्र की जो बल रेखा है वह बाहर की ओर निकलती है। हो तो इस स्थिति में बल रेखा बाहर की ओर निकलती है। तो विद्युत क्षेत्र की डाइवर्जेंस का मान धनात्मक प्राप्त होता है। तो विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान धनात्मक प्राप्त होता है। तो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। देखिएगा, हमने कोई क्षेत्र लिया विद्युत क्षेत्र, उसको हम सदिश क्षेत्र बोल सकते हैं और इस क्षेत्र के अल्पांश आयतन में धनावेश लिया है। इस स्थिति में जो विद्युत बल रेखा है वह बाहर की ओर निकलेगी। ठीक है, ये तो आवेश हो गया और ये क्या हो गया? क्षेत्र।
तो इस स्थिति में जो इस क्षेत्र का डाइवर्जेंस होगा वह होगा धनात्मक पॉजिटिव। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो डाइवर्जेंस ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉजिटिव धनात्मक। और ये इस क्षेत्र में यह आवेश और इस क्षेत्र में यह आवेश एक स्रोत की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा? स्रोत की तरह व्यवहार करेगा। जहां स्रोत का नाम आ गया तो वहां समझिएगा स्रोत उसे बोलते हैं, आप उसे कितनी भी ऊष्मा ले लो, ताप ले लो, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ जो धनात्मक आवेश है इस क्षेत्र के अंदर स्रोत की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, जब डाइवर्जेंस का मान धनात्मक होगा। अब देखते हैं डाइवर्जेंस का मान ऋणात्मक कब होगा। नंबर बी पॉइंट पर, यदि विद्युत क्षेत्र के अल्पांश आयतन में ऋणावेश उपस्थित हो तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती है। यदि विद्युत क्षेत्र के अल्पांश आयतन में ऋणावेश उपस्थित है तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेगी। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस ऋणात्मक प्राप्त होता है। कहने का मतलब है विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान क्या प्राप्त होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया था वैसे डायग्राम यहां बनाते हैं। तो डायग्राम क्या बनेगा इसका, देखिएगा, चित्र के माध्यम से इसको समझिएगा। देखिएगा, हमने कोई क्षेत्र लिया है, इस क्षेत्र के अल्पांश आयतन में मैंने ऋणावेश ले लिया। तो इस स्थिति में जो विद्युत बल रेखा है वह क्या होगी? अंदर की ओर प्रवेश करेगी। तो इस स्थिति में इस क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होगा वह क्या होगा? ऋणात्मक, नेगेटिव होगा। तो इस स्थिति में इस क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। जब क्षेत्र में कौन उपस्थित हो? ऋणावेश। यदि क्षेत्र में धनावेश उपस्थित है तो उस क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या प्राप्त होगा? धनात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, मैंने बताया था यदि किसी क्षेत्र में धनावेश उपस्थित है तो वह क्षेत्र के अंदर वह आवेश स्रोत की तरह व्यवहार करेगा। उसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र में ऋणावेश उपस्थित है तो वह आवेश उस क्षेत्र में एक सिंक की तरह व्यवहार करेगा। सिंक भी एक स्रोत होता है, सोर्स होता है। यह ऊष्मा ग्रहण करने का कार्य करता है। कितने भी ग्रहण करे ऊष्मा होता, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरी बात देखिएगा, यदि किसी क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान शून्य प्राप्त होता है तो वह क्षेत्र या वह सदिश क्षेत्र परिनालिकीय सदिश क्षेत्र कहलाता है। यदि किसी क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान
शून्य प्राप्त होता है तो वह क्षेत्र परिनालिकीय क्षेत्र या वह सदिश परिनालिकीय सदिश कहलाता है। ठीक है, या ऐसा भी बोलते हैं यदि किसी क्षेत्र में स्रोत या सिंक उपस्थित, यदि किसी क्षेत्र में स्रोत या सिंक उपस्थित नहीं हो तो इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं जितनी प्रवेश करेगी उतनी ही बाहर निकलेगी। तो इस स्थिति का जो डाइवर्जेंस होगा वह हमें शून्य प्राप्त हो सकता है। यदि हम चुंबक की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं N और S। कितने ध्रुव होते हैं? N और S। इन दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं कर सकते। यदि आप दोनों ध्रुवों को अलग करने की कोशिश करोगे तो वापस उसी चुंबक के अंदर दोनों ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस स्थिति का जो डाइवर्जेंस होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। तो डाइवर्जेंस B वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ऐसा सदिश क्षेत्र जिसका डाइवर्जेंस शून्य होता है तो वह क्षेत्र या वह सदिश परिनालिकीय सदिश कहलाता है। तो इस प्रकार ये डाइवर्जेंस का भौतिकी महत्व है जो टॉपिक खत्म होता है। अब हम नया टॉपिक चालू करते हैं। उस टॉपिक का नाम है सदिश क्षेत्र का कर्ल। क्या नाम है? सदिश क्षेत्र का कर्ल। टॉपिक चालू करने से पहले यदि आपको मेरी क्लास पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और उसका बेल के आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो सके। तो हम नया टॉपिक चालू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है सदिश क्षेत्र का कर्ल। सदिश क्षेत्र का कर्ल जैसे डाइवर्जन है वैसे सदिश क्षेत्र का क्या है? कर्ल है। तो टॉपिक का नाम है सदिश क्षेत्र का कर्ल। सदिश क्षेत्र का कर्ल, इसको सदिश फलन का कर्ल भी बोलते हैं। कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ये टॉपिक है। ये टॉपिक बेसिक एग्जाम में हमेशा पूछता है, या तो डाइवर्जन पूछेगा या कर्ल के बारे में पूछेगा, दो में से एक जरूर पूछेगा। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट पढ़ेंगे? 3 पार्ट में। इस टॉपिक का जो पहला पार्ट होगा वो होगा परिभाषा का, डेफिनेशन का। जो हमारे पास परिभाषा होगी उसका हम गणितीय रूप भी लिखेंगे, मैथमेटिकल रूप भी लिखेंगे। जो हमें परिभाषा प्राप्त होगी ना उसका हम मैथमेटिकल रूप लिखेंगे उस परिभाषा से। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसका हम कार्तीय निर्देश तंत्रों के रूप में। किसके अंदर? कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में। तीसरा पार्ट पढ़ेंगे इसका वही भौतिकी महत्व, फिजिकल मीनिंग क्या है कर्ल का। यहां नया शब्द आया कर्ल। कर्ल का तात्पर्य है परिसंचरण से या रोटेशन से। और रोटेशन किसको करेगा? सदिश क्षेत्र को। और सदिश क्षेत्र में कौन सी राशियां रोटेशन होगी? वह होगी सदिश राशियां। ठीक है, तो हम इसका टॉपिक पहला पार्ट पढ़ते हैं, परिभाषा। पहला पार्ट परिभाषा, डेफिनेशन। और डेफिनेशन से इसका मैथमेटिकल फॉर्म आएगा। तो परिभाषा क्या होगी देखिएगा। किसी सदिश क्षेत्र के अल्पांश, किसी सदिश क्षेत्र के अल्पांश क्षेत्रफल की परिसीमा पर, किसी सदिश क्षेत्र के अल्पांश क्षेत्रफल की परिसीमा पर सदिश क्षेत्र का
सदिश क्षेत्र का अधिकतम, सदिश क्षेत्र का अधिकतम रेखा समाकलन तथा अल्पांश क्षेत्रफल का अनुपात सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। दो शब्द हैं, अल्पांश क्षेत्र की परिसीमा पर सदिश क्षेत्र का अधिकतम रेखा समाकलन। रेखा समाकलन जो होता है वह पथ पर निर्भर नहीं करता है, वह केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। तो जो अल्पांश क्षेत्रफल होगा उसकी परिसीमा पर आप रेखा समाकलन निकालोगे और उसका उस क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाएगा। और इस सदिश क्षेत्र के कर्ल को हम कर्ल ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं। इसे कर्ल ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं, इसे कर्ल ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो देखिएगा कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट dA टेंड्स टू 0 1/dA और इंटीग्रल A डॉट dl, ये मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिएगा इस मैथमेटिकल फॉर्म से परिभाषा कैसे बनेगी। देखिएगा किसी सदिश क्षेत्र के अल्पांश क्षेत्रफल की परिसीमा पर सदिश क्षेत्र का अधिकतम रेखा समाकलन, किसी सदिश क्षेत्र के अल्पांश क्षेत्रफल की परिसीमा पर सदिश क्षेत्र का अधिकतम रेखा समाकलन तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अनुपात को ही सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं, तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अनुपात को ही सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म लिखो या एनी फॉर्म करो। एनी फॉर्म लिख रहे हैं तो क्या होगी, कर्ल ए वेक्टर डॉट एन के लिमिट dA टेंड्स टू 0 1/dA इंटीग्रल A डॉट dl। यहाँ जो n के है यह एकांक सदिश है जो अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा में और विद्यमान होगा, या यू भी बोल सकते हैं यह अधिकतम रेखा समाकलन की ओर विद्यमान होगा। यह दिशा बताएगा किस दिशा में अधिकतम रेखा समाकलन हो रहा है, उस दिशा को व्यक्त करेगा यहाँ n के। ठीक है, तो हमारे पास परिभाषा इस प्रकार प्राप्त हो जाती है। अब हम इसका बी पार्ट पढ़ते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान। कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान। तो हमारे पास सेकंड पार्ट है कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में। तो देखिएगा सेकंड पार्ट बी, कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हम सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में ज्ञात कर रहे हैं। जिस तंत्र में ज्ञात करना है तो वह तंत्र ले लेते हैं। तो हमने देखो डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम देखिएगा। हमने एक कार्तीय निर्देश तंत्र लिया है, ठीक है। इसका मूल बिंदु वो है ये x, y और z, ठीक है। और जो मूल बिंदु O पर सदिश क्षेत्र का मान कितना है, a वेक्टर। इसका x, y, z अक्षों के अनुदिश क्या है घटक, ax, ay और az है।
हमने एक कार्तीय निर्देश तंत्र लिया है और इस निर्देश तंत्र के जो अक्ष है वह है XYZ और जो इसका केंद्र बिंदु O है उस पर हमने सदिश क्षेत्र का मान माना A वेक्टर है। तो इस सदिश क्षेत्र के घटक XYZ अक्षों के अनुदिश क्या होंगे? AX, AY और AZ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बात सुनिएगा। अब हम XY तल में बिंदु O के चारों ओर एक आयताकार अल्पांश क्षेत्रफल की रचना करते हैं। हमने क्या कर लिया, हमने एक बिंदु P के चारों ओर एक आयताकार अल्पांश क्षेत्रफल या एक आयताकार बंद फर्श की हमने रचना कर ली। ठीक है, तो करिएगा, रचना कर रहे हैं तो देखिएगा, ये कर लिया P, Q, R और S। ठीक है, हमने एक स्वायतन में बिंदु O के चारों ओर एक आयताकार अल्पांश क्षेत्रफल P, Q, R, S की रचना कर ली। ठीक है, यह बंद पृष्ठ एक आयताकार अल्पांश क्षेत्रफल P, Q, R, S की रचना कर ली। ठीक है, और इस क्षेत्रफल की लंबाई व चौड़ाई क्या है? dx व dy है। इस क्षेत्रफल की लंबाई व चौड़ाई क्या है? dx व dy है। देखिएगा, यह तो क्या है? dx और यह क्या है? dy। ठीक है, नीचे का मैं मिटा देता हूं ताकि डायग्राम आपको आराम से दिखाई दे। लंबाई चौड़ाई dx dy है। ठीक है, तो हमें सदिश क्षेत्र के अधिकतम रेखा समाकलन का मान निकालना है। तो हमने एक XY तल में एक आयताकार बंद फर्श P, Q, R, S की रचना की गई है। इससे हम अधिकतम रेखा समाकलन का मान निकालेंगे। तो बंद पृष्ठ P, Q, R, S से निर्गत बंद पृष्ठ P, Q, R, S से निर्गत सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो देखिएगा, तो बंद पृष्ठ P, Q, R, S से, तो बंद पृष्ठ P, Q, R, S से सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो बंद पृष्ठ P, Q, R, S से सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन तो क्या होगा? बंद पृष्ठ से इस बंद पृष्ठ से सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकलन होगा वह सभी पद से रेखा समाकलन के योग के क्या होगा? बराबर होगा। जो इस बंद पृष्ठ से जो इस बंद पृष्ठ का जो रेखा समाकलन होगा ना, वो सभी पद के रेखा समाकलन क्या होगा? योग के बराबर होगा। तो देखिएगा, ये बंद पृष्ठ, ये हमने बंद पृष्ठ लगा दिया, ये रेखा समाकलन P, Q, R, S, ये बंद पृष्ठ A डॉट dl वेक्टर, ये सभी पद की रेखा समाकलन के योग के बराबर होगा। यही तो हमें सदिश क्षेत्र के कल में जो परिभाषा में आई थी, इसका मान हमें निकालना है। तो हम वो मान निकालेंगे रेखा समाकलन का। तो Q से R A डॉट dl वेक्टर प्लस ये हो गया हमारे पास R से S A डॉट dl वेक्टर, और यहाँ लिख देता हूं प्लस
ये हो गया एस ए पी पी क्यू आर एस पी ए डॉट डी एल वेक्टर, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, हमने एक्स आयतन में बिंदु ओ के चारों एक आयताकार अल्पांश क्षेत्रफल पी क्यू आर एस पी की रचना की। ठीक है, तो इस बंद फर्श से सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकलन क्या होगा, ए डॉट डीएल। ये बंद फर्श जो इंटीग्रल पे जो ये चिन्ह बता रहा है, ये बंद फर्श को बता रहा है। ठीक है, तो सभी पथ के रेखा समाकलन के योग के बराबर होगा। अब हमें सभी पथ का रेखा समाकलन निकालना है और जो मान आएगा उस मान को हम यहां समीकरण 1 के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम कैसे निकालते हैं डायग्राम से रेखा समाकलन का मान, समझिएगा आप लोग, देखिएगा। अगले लिखिएगा, तो देखो पी क्यू पथ की दिशा में, पहले पी क्यू पथ की बात करते हैं। पी क्यू पथ की दिशा में सदिश क्षेत्र के सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, बंद पी क्यू पथ की दिशा में सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, तो क्या होगा, ये पी से क्यू ए डॉट डीएल, पी क्यू पथ की दिशा में सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। जो पी क्यू पथ है ये किस दिशा में स्थित है, एक्स दिशा में स्थित है, और इस दिशा में सदिश क्षेत्र का मान क्या है, एक्स। देखो पी क्यू पथ की दिशा में स्थित है, एक्स दिशा में स्थित है, एक्स दिशा में स्थित है, ये एक दिशा, ये वाई दिशा, क्योंकि एक्स वाई तल में ही दिया है ये पृष्ठ। ठीक है, तो यह एक्स दिशा में स्थित है, तो इस दिशा में सदिश क्षेत्र का मान क्या है, एक्स, और इस सदिश क्षेत्र का परिवर्तन वाई अक्ष के सापेक्ष, तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई, और यह पृष्ठ, यह पथ मूल बिंदु ओ से कितनी दूरी पर स्थित है, देखो पूरी दूरी है dy, तो यहां से यहां तक क्या हो गया dy/2, और यहां से यहां तक कितना हो गया dy/2, तो ये के पथ मूल बिंदु ओ से कितनी दूरी पर स्थित है, वह है dy/2, तो dy/2, और किस दिशा में स्थित है, ऊपर धनात्मक और नीचे दिशा कौन सी ऋणात्मक, तो किस दिशा में स्थित है, ऋणात्मक दिशा में स्थित है, तो माइनस लगा दिया। या यूं भी बोल सकते हैं, यह पथ जो PQ पथ है वह मूल बिंदु O से माइनस dy/2 दूरी पर स्थित है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और यह पथ x दिशा में स्थित है, तो मैंने पीछे क्या लिख दिया dx। आगे बात समझ में, यह समीकरण आ गई 2। अब बात करें नेक्स्ट पर, QR पथ की दिशा में सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, तो देखिएगा ये Q से R A डॉट dl, ये Q से R पथ की बात करें, यह पथ किस दिशा में स्थित है, देखो y दिशा में स्थित है ना, तो इस दिशा में सदिश क्षेत्र का मान कितना है, AY। क्या मान है, AY। हमने तल लिया है, हमने पथ लिया है, फर्स्ट लिया x y तल में, यदि x की बात करते हो तो उसका y के सापेक्ष परिवर्तन कर दो, यदि y की बात करते हो तो x के सापेक्ष कर दो परिवर्तन। तो हम y की बात करें, y में पथ स्थित है, तो इस दिशा में सदिश क्षेत्र का मान कितना है, AY, तो इसका परिवर्तन किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, तो डेल AY अपॉन डेल x, और यह पथ मूल बिंदु O से कितनी दूरी पर स्थित है, कुल दूरी है dx, तो यहां से यहां तक कितनी हो गई, ये हो गई dx/2, और dx/2 कौन सी दिशा में स्थित, धनात्मक दिशा में या ऋणात्मक दिशा में, यह है धनात्मक दिशा में। कहने का मतलब है प्लस dx/2 दूरी पर QR पथ स्थित है, और ये जो QR पथ है ये y दिशा में स्थित है, तो मैंने क्या लिख दिया पीछे dy, इस समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर समझिएगा, आपको यदि एक समझ में आ गया तो आप आराम से समझ सकते हो। तो देखिएगा,
अब बात करें आर एस पथ की दिशा में सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो देखिएगा ये आर एस ए डॉट डी एल वेक्टर यह पथ की दिशा में स्थित है, एक दिशा में। तो इसके वाला पथ भी तो पहले एक दिशा में आया था, वह कौन सा पथ था? वह पी क्यू पथ था। लेकिन इसकी डायरेक्शन तो यू है, इसकी डायरेक्शन यू है, इसकी डायरेक्शन तो यू है और इसकी डायरेक्शन को यू है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो जहां प्लस था, देखिएगा पहले तो चेंज कर लीजिएगा, फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप कर लोगे। तो किस दिशा में स्थित है? ये भी एक दिशा में स्थित है ना। तो इस दिशा में सदिश क्षेत्र का मान कितना है? x। इसका परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा? y के सापेक्ष। तो डेल x अपॉन डेल y। यह पद मूल बिंदु O से कितनी दूरी पर स्थित है? यह दूरी कितनी होगी? dy/2। कौन सी दिशा में? धनात्मक दिशा में। ठीक है। और यह फर्स्ट किस दिशा में? x दिशा में। तो पीछे क्या क्या? dx। तो देखिएगा इसके जो पहले वाला pq पद था वह भी x दिशा में स्थित था। इसकी दिशा तो u और इसकी दिशा u, तो इसके सापेक्ष इसका दिशा का परिवर्तन है ना, तो क्या जाएगा? होल माइनस। या ऐसा भी कर सकते हो, जो पहले जो pq पद आया था जहां प्लस था तो वहां माइनस कर देंगे और जहां माइनस था वहां प्लस कर देंगे। तो जहां हमने जो पहले माइनस था तो वहां प्लस कर दिया और यहाँ होल प्लस था तो क्या कर दिया? होल माइनस कर दिया। ये समीकरण नंबर 4 आ गई। तथा एस बी पथ की दिशा में सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो ऐसे पी पथ है ना, सॉरी ऐसे पी पथ है तो ए डॉट डी एल वेक्टर है। यह भी किस दिशा में स्थित है? पथ y दिशा में। तो इस दिशा में सदिश क्षेत्र का मान कितना है? ए वाई। इसका परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा? वह होगा x के सापेक्ष। यह पथ मूल बिंदु O से कितनी दूरी पर स्थित है? वह यह dx/2 दूरी पर स्थित है। कौन सी? ऋणात्मक दिशा में। और यह पथ है y दिशा में। और देखो यह पथ भी तो y दिशा में था, ये भी y दिशा में, लेकिन इसकी दिशा के विपरीत है तो क्या जाएगा? होल माइनस। ये समीकरण 5 है। अब समीकरण 2, 3, 4, 5 से मान काट देंगे समीकरण 1 में। तो देखिएगा मैं मिटा देता हूं, डायग्राम का काम खत्म हो चुका है। तो देखिएगा समीकरण 2, 3, 4 व 5 से मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिएगा। तो ये बंद पृष्ठ पी क्यू आर एस पी ए डॉट डी एल वेक्टर। तो पहला पी क्यू पद का देखिएगा ए एक्स अंदर भी गुणा कर दो डी एक्स माइनस डेल ए एक्स डेल वाई। जितना डेरिवेशन छोटा करोगे ना उतना ही आपको मजा आएगा। ठीक है। तो दूसरा को ये हो गया ए वाई डी वाई प्लस, मान ध्यान से रख दीजिएगा। बहुत सी बार मान रखने में भी मतलब आप मान बहुत सी बार गलत रख देते हो तो रिजल्ट आपके पास गलत प्राप्त हो जाता है सही होने के बावजूद भी। ठीक है। ये रखिएगा मान या होल माइनस से ध्यान दीजिएगा, ये माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस, इसको नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, ये डी वाई बाई 2 डी एक्स, ये होल माइनस ए एक्स डी वाई डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2 और डी वाई। ये पूरा मान हमने रख दिया। मान ध्यान को रखिएगा बच्चों, बहुत सी बार मान हम गलत लिखते हो। ठीक है, जल्दीबाजी में ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्या क्या कर रहा है बस सोल्व कर लो। फिर होल कोष्ठक को खोलो, होल कोष्ठक को आप सिंपल कर लो ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट प्राप्त हो है। तो x dx डेल x अपॉन डेल y dx dy बाई 2 प्लस ए वाई डी वाई प्लस
डेल वाई अपॉन डेल एक्स dx dy बाई 2 और माइनस एक्स dx माइनस बार माइनस है तो प्लस क्या हो गया माइनस हो गया तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई dx dy बाई 2 ठीक है ये माइनस ax dx प्लस डेल y अपॉन डेल x और dx dy बाई 2। तो देखिएगा x dx ये प्लस का है और ये माइनस का है तो गया है तो और ये x ठीक है हमारे पास ये आ गया और ये मान अपन ने यहाँ a y आएगा बच्चों तो a y ठीक है देखो मुझसे लिखा में क्या गया ध्यान पूरा रखिएगा आप लोग a बाई dx भी कर गया y है ये गया ठीक है ये दोनों चला गया। अब देखो डबल हो गए सब तो क्या डबल क्या हुआ है ये देखिए आप पहले प्लस करेंगे ये वाला डबल हो गया ये 2 डेल a y अपॉन डेल x dx dy बाई 2 माइनस डबल डेल a x अपॉन डेल y dx dy बाई 2 2 से 2 पर चला गया है तो हमारे पास डेल y अपॉन डेल x माइनस डेल x अपॉन डेल y दोनों का मैंने dx और dy कहाँ ले लिया बाहर ले लिया ये बंद पृष्ठ p q r s p a डॉट dl ये बंद पृष्ठ से सदी से दिखी रेखा समाकलन का मान प्राप्त हो गया ठीक है। तो अपने पास क्या है एक आयतन अल्पांश क्षेत्रफल है ना तो अल्पांश क्षेत्रफल तो इसको लिख दिया मैंने d है तो लंबाई इंटू चौड़ाई और लंबाई इंटू dx और dy तो dA जहां dx dy है ना वहां क्या लिख दूं dA लिख दूं तो मैंने ये कर दिया डेल a y अपॉन डेल x और डेल x अपॉन डेल y ये dA हम नेक्स्ट टर्म के अंदर इधर बटे की फॉर्म में ले आएंगे। तो देखिएगा हमारे पास क्या क्या प्राप्त हो गया हम इधर बटे की फॉर्म में लिया है dA ये बंद पृष्ठ a डॉट dl p q r s p इज इक्वल टू डेल a y अपॉन डेल x डेल x अपॉन डेल y ये प्राप्त हो गया ठीक है। अब देखो आगे देखो कल a वेक्टर का z दिशा में घटक क्या होगा वो होगा कर्ल a वेक्टर 3 लिमिट किससे परिभाषा देखेंगे लिमिट dA टेंड्स टू 0 1 अपॉन dA a डॉट dl ठीक है। ये समीकरण हमारे पास हमने समीकरण मान देता 2 3 4 5 से मान समीकरण ये समीकरण नंबर 6 दे दो समीकरण 7 दे दो समीकरण 6 और 7 से क्या कर दो तुलना कर दो समीकरण 6 व 7 से हम क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे तो क्या प्राप्त हो गया समीकरण 6 व 7 से तो हमारे पास कर्ल E वेक्टर है प्रत्येक घटक तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया वह प्राप्त हो गया डेल A y अपॉन डेल x और माइनस डेल x अपॉन डेल y ठीक है। इसी प्रकार यदि तल yz इसी प्रकार यदि पृष्ठ yz तल तथा zx इसी प्रकार जो पृष्ठ है वह yz दिशा में या zx दिशा में स्थित हो तो इस स्थिति में जो कर्ल का मान होगा देखो आपने पहले तल माना था जो पृष्ठ था वह xy तल में स्थित था तो मान किस में आया था z दिशा में आया था। यदि
वह पृष्ठ yz तल में स्थित हो तो मान किस में आएगा, x दिशा में आएगा। यदि वह पृष्ठ zx तल में स्थित हो तो मान किस में आएगा, y दिशा में। तो देखिएगा हम इसी प्रकार आगे लिख रहे हैं। तो कर्ल A वेक्टर यदि पृष्ठ xyz तल में स्थित हो तो कर्ल A वेक्टर 1 इजिकल टू, तो देखिएगा हम निकाल रहे हैं मान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा परिवर्तन एक दूसरे के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, यहाँ आ गया डेल ए जेड अपॉन डेल वाई और डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, ठीक है। आगे बात समझ रहे हैं। और यदि तल एक्स जेड तल में, यदि पृष्ठ एक्स जेड तल में स्थित हो तो कर्ल ए वेक्टर का घटक होगा, वह क्या होगा, वह हमारे पास होगा डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड और डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। ये समीकरण आ गई 9, समीकरण नंबर 10। तो कर्ल ए वेक्टर का मान क्या प्राप्त हो गया, तो कर्ल ए वेक्टर का मान क्या प्राप्त हो गया, देखिएगा। तो कर्ल ए वेक्टर क्या हो गया, कर्ल ए वेक्टर 1 आई के कर्ल ए वेक्टर 2 जे के सभी दिशाओं घटक की योग के बराबर होगा ना। जो कर्ल ए वेक्टर का मान होगा वह सभी दिशाओं के घटक के क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो देखिएगा मान रख दीजिएगा। तो कर्ल ए वेक्टर का मान, इस कर्ल ए वेक्टर 1 घटक पहली दिशा में मतलब x दिशा में क्या मान आ गया, वह गया डेल ए जेड अपॉन डेल वाई, डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, यह आ गया आई के। ये देखिएगा नंबर 2 डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड और डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, ये आ गया जे के। प्रत्येक घटक देखिएगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ये हो गया के, ठीक है। अब इसको हम एक सारणिक रूप में लिखेंगे। तो हमारे सारणिक रूप में से लिखेंगे कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के जे के और के के, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। इस सारणी को आप सोल्व करोगे ना तो आपको ये चीज मिल जाएगी। यदि आई कैप निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगी, यदि जे कैप निकालोगे तो आपके पास ये प्लस माइनस होता है ना, तो चेंज करके आपके पास प्राप्त हो जाएंगे। और हम कर्ल ए वेक्टर को लिखेंगे। कर्ल जो ए वेक्टर होता है वो होता है डेल क्रॉस ए वेक्टर। यदि आपको कर्ल ए वेक्टर दिखाई दे तो आप उसे रिफरेंस दे सकते हो डेल क्रॉस ए वेक्टर से। दो वेक्टर क्वांटिटियों का सदिश गुणन सदिश राशि होती है, इसलिए सदिश क्षेत्र का जो कर्ल है ना, यह एक सदिश राशि है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में हमें सदिश क्षेत्र का कर्ल प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसका भौतिकी महत्व क्या है, देखिएगा। इसका भौतिकी महत्व है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कल का तात्पर्य गुणन से। जो सदिश क्षेत्र का कर्ल है उसका तात्पर्य है गुणन से या परिसंचरण से। तो इसका सी पार्ट है भौतिकी महत्व। तो भौतिकी महत्व देखिएगा, कर्ल का तात्पर्य घूर्णन या परिसंचरण सर्कुलेशन से है, ठीक है। यदि किसी क्षेत्र में या यदि किसी सदिश क्षेत्र में घूर्णन होता है, यदि किसी सदिश क्षेत्र में घूर्णन होता है तो उसके कर्ल का मान शून्य नहीं होता है। तो ऐसा क्षेत्र या ऐसा सदिश
घूर्णी सदिश कहलाता है, रोटेशनल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, फिर दोबारा बता रहा हूं, यदि किसी सदिश क्षेत्र में घूर्णन होता है तो उसके कर्ण का मान शून्य प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा क्षेत्र या ऐसा सदिश घूर्णन सदिश कहलाता है, रोटेशनल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी सदिश क्षेत्र में घूर्णन होता है, यदि किसी सदिश क्षेत्र में घूर्णन होता है तो कल का मान शून्य नहीं होता है, तो ऐसा सदिश क्षेत्र घूर्णी सदिश क्षेत्र कहलाता है। यदि किसी सदिश क्षेत्र में घूर्णन नहीं होता है तो उसका कल का मान शून्य प्राप्त होता है, तो ऐसा सदिश क्षेत्र अघूर्णी सदिश क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अघूर्णी सदिश क्षेत्र कहलाता है। तो कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया ये अघूर्णी सदिश ई रोटेशनल वेक्टर कहलाता है। यही इसका भौतिकी महत्व है। यदि घूर्णन होगा तो कल का मान 0 नहीं होगा, यदि घूर्णन नहीं होगा तो कल का मान क्या होगा? 0 होगा। यदि कल का मान 0 होता है तो ऐसा क्षेत्र अघूर्णी क्षेत्र कहलाता है। यदि कल का मान 0 नहीं होता है तो ऐसा क्षेत्र घूर्णी क्षेत्र कहलाता है। तो यही अपना टॉपिक समाप्त होता है, सदिश क्षेत्र का कर्ल। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।